पूछ रहा है। क्या हुआ राकेश जी? ठीक है, कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। दिनेश, विवेक, गुड़िया, दिनेश, राकेश, विकास कुमार, ठीक है ना, तन्नू, पीयूष कुमार। आज काफी बच्चे नए हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। सर एग्जाम फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रेशन है होता है आपका, जिसमें एक फीस लगती है, ठीक है ना। उसमें पेपर का पैसा और कॉपी का पैसा और रिजल्ट जो छप के आती है उसका पैसा आपसे लिया जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को। अमरनाथ कुमार जी, निशु जी, वसीम, राहुल कुमार, इंद्र पटेल, ठीक है राहुल कुमार जी। सन्नी कुमार, सर हमारा कमेंट नहीं देखते। श्याम जी, आपका कमेंट आ रहा है। श्याम किशोर जी, नरेंद्र कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। टाइम वेस्ट नहीं करो गुरु जी। सुनो, पहले दो चीजें सुन लो। कल का जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और आज जो चलेगा वो भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है ना। पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो इंट्रोडक्शन की क्लास होगी कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सोच के मत बैठना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस वाले होते हैं, ठीक है ना, आवाज फुल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस या विविध वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बुक में नहीं दिए हुए हैं लेकिन एक दो नंबर इधर उधर उठ के आ जाते हैं, जिसके बारे में बुक में नहीं है तो टीचर अक्सर उसको पढ़ाते भी नहीं है। तो जो ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, जीव और समष्टियाँ, इसी से मिलता जुलता तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र इसके बाद वाला भी चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर के जो विविध वाले क्वेश्चन एक दो नंबर इधर उधर घुमा के पूछ लिया है, जो कि बुक में हेडिंग नहीं बनाया, बस नाम कहीं एक वर्ड लिख दिया है, ठीक है ना। गॉड, ठीक है ना। तो उससे कह रहा है कि पहले उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, फिर एनसीईआरटी को हेडिंग बाय हेडिंग इस चैप्टर में और इसके बाद वाले चैप्टर में अच्छे से खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि एनसीईआरटी वाला हेडिंग मिल नहीं रहा है। अभी एनसीईआरटी में मिक्स पहले और दूसरे चैप्टर में ये इसका और इसके बाद वाले चैप्टर में जो एक एक हेडिंग इधर उधर कहीं कहीं दे दी गई है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वातावरण को प्रभावित करने वाले जैवीय कारक, और उसमें जल पढ़े थे। जल को कितने प्रकार पढ़े थे? 4 प्रकार। कोई अगर चारों प्रकार का नाम लिखे उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है श्याम किशोर जी, दुखी मत रहिए, ठीक है ना। ठीक है, आशीर्वाद सभी को मेरी तरफ से। रोशनी जी, चलिए जल्दी करिए। वेरी नाइस। आज का टॉपिक खनिज है? एक कल तो बायोलॉजी चलेगा यहाँ पे, पीछे लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग, सभी बायो वाले ही हो ना? एक बार जरा बोलो तो। रोशनी कुमारी जी, सोना यादव जी, उत्तर प्रदेश से हैं हम। अमन कुमार जी, ठीक। चलो क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, ऑफलाइन सेंटर जहानाबाद में है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिसलेनियस वाला पढ़ रहे हैं, ठीक। चलो अब क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है सीधे सीधे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जल के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार के जल। कोई चारों प्रकार के जल का नाम लिखे सबसे पहले तो। कोई चारों प्रकार के जल का नाम लिखो सबसे पहले, ताकि पता चले कि। और दूसरी चीज ये लिखो कि ये क्लास बायोलॉजी की ही चल रही है। पता नहीं क्यों बेस्ट क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री के बच्चे डाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी करो जरा तो। चलिए जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी।
ठीक है, कल जो 4 प्रकार के जल पढ़े थे जरा उसके बारे में लिखो तो। क्या अजीब सा कमेंट आज क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, परेशान मत होना, सॉरी। वो कमेंट केमिस्ट्री वाले क्लास का लग गया था, वही हम भी पूछ रहे हैं कि आप लोग छोड़िए, चलिए। हाँ, केसिका जल क्रिस्टलीय जल अभी सही है। सॉरी 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 सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी। कमेंट वो गलती से केमिस्ट्री वाला लग गया था। कुछ कमेंट ऐसे आने लगे कि कल क्लास में हम लोगों ने धातु या धातु पढ़ी थी, तो अभी जो चीज़ें मैंने एक बार बोली थी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से बोल दे रहा हूँ कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिसलेनियस वाला पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का आ गया, सॉरी, इस चैप्टर का और इसके बाद वाले चैप्टर का, ठीक है ना, जिससे ये पता चल पाए कि जो भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं दोनों चैप्टर से मिला के, नमस्ते सभी को, वो सब आपस में क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। सर कमेंट की आदत बदली हो गई है, अदला बदली हुई है। हाँ यार, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 4 प्रकार के जल का नाम पूछ रहे हैं, तो कोई उसमें धातु पूछ रहा है, कोई धातु पूछ रहा है। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, ठीक है ना, सॉरी, और नाम भी सब अलग अलग था, शायद हम बोल भी रहे थे तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना, प्रणाम सभी को। तो परेशान मत रहना, ठीक है ना, उस बात को लेके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आएगी, पर अभी मिसलेनियस विविध वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हो। हाँ, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा भरोसा रखो, आराम से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है ना। टाइम लॉस हुआ 5 मिनट का इसमें। चलो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसी जल का क्या उपयोग है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में या जीव एवं समष्टियों में, ठीक है ना, तो उसको लेकर 3 क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पहले हाई स्कूल में इसको पढ़े होंगे। एक पूछता है बिंदु स्राव, एक पूछता है वाष्पोत्सर्जन, और एक पूछता है गटेशन या रस श्रावण। अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उसको लेके आंसर कर सकता है। वही तो मैं सोची सर जी, दीपी कुमारी जी, हाँ नाम सबके अलग हो गए थे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला हम लोग लेना है कौन सा, सबसे पहले तो पत्ती बना लो ताकि समझना आसान हो जाए। तुम्हारे बुक में ये फिगर दिया भी हुआ है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, उसके बाद उसको लेकर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी पत्तियां। अब पौधा मान लो, चलो पौधे को भी थोड़ा सा बना ही लो समझने के लिए। पौधा भूमि से क्या अवशोषित कर रहा था, जल, किसकी सहायता से, पौधे जल अवशोषण की क्रिया किसकी सहायता से करते हैं, कोई बताए जरा तो। ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है ना, हम अपने पास से तो क्वेश्चन लाएंगे नहीं, तो अगर पूछेगा पौधा मिट्टी से या भूमि से जल अवशोषण की क्रिया किसकी सहायता से करता है। आज तो अजीब हो गया था एकदम, ठीक है ना। चलो, मूल रोम आयान जी का आंसर आया, कैपिलरी वाटर को अवशोषित करता है, चांदनी जी का आंसर आया। केशिका जल विष्णु जी का आंसर आया, ठीक है, निधि कुमारी जी। मोल रोल आयान जी, पता नहीं क्या लिख दिया आपने, मूल रोम लिखना चाहिए था, ऑटो करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। चलो, जाइलम जल अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। सुनो, 1 मिनट सुन लो, कह रहा है कि ये हो जाएगा, मान लो सॉयल पार्टिकल, सॉयल पार्टिकल, जिसमें कौन सा जल है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, या इसी को क्या कह रहा हो, केशिका जल, क्या कह रहा हो, केशिका, केशिका जल, सॉइल वाटर या केशिका जल। इसी जल को पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषण की क्रिया के बाद ये जल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ तो पौधे के सभी भागों में जाएगा ही, पर फिलहाल हम लोगों को अभी जरूरत है कहाँ पर, पत्तियों में। और पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे क्या, छिद्र, इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं क्या,
रंध्र या लिखते हैं स्टोमेटा, ठीक है ना। ये जो जल है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, जल। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो पौधा कल 4 प्रकार के जल में से केसिका जल को पूछता है विविध वाले भाग में, मतलब जो चीजें टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में नहीं दी हुई हैं बुक में, खाली 1-2 वर्ड लिख के छोड़ दिया है, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव और गटेशन, ठीक है ना, या रस श्रावण में अंतर स्पष्ट करें। 3 नाम देता है लेकिन एक ही नंबर का क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, थोड़ा सा भरोसा रख के पढ़ाई करो, जितना तुमको दिक्कत होगी उतना मुझसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर मैंने खराब पढ़ाया तो, क्योंकि आगे चल के बच्चे मुझसे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, जिस दिन मेरा मैराथन क्लास आएगा, ठीक है ना, पुष्पी पौधों में जनन वाला, संडे को ही आई थिंक आ जाएगा, उसके बाद आप लोग मेरे प्रति अपना राय बदल लेंगे, ठीक है ना। जो भी 1-2 बच्चों का कंप्लेन है कि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बाहर पढ़ा देते हैं या छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी मेरे प्रति, ठीक है ना, क्योंकि मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ एग्जाम बेस्ड, ठीक है ना, कि 80 नंबर पे बच्चे या 85 नंबर पे सिमट के रह जाएं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें ले रहे हैं हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, अभी थोड़ी बुराई हो जाएगी मेरी कि छोड़ छोड़ पढ़ाते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं है, पर जब वही छोड़ छोड़ पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ जाएगा और आप उसको कर लेंगे तो चाहे 2 महीने बाद चाहे 4 महीने बाद मेरी तारीफ करेंगे, तब भी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। अच्छा, 2 नंबर में पूछता है कोमल सिंह जी, ये कह रही हैं आप, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अब सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, लिखोगे क्या, भूमि में जल कहाँ से आता था, वर्षा का, तो हम लोग पहले लिखे ही, कल ही लिखे ही थे, भूमि में या मिट्टी में जल कहाँ से आता है, वर्षा का, तो लिखोगे वर्षा का वह जल जो पौधों के जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे केशिका जल कहते हैं। यह जल जड़ों द्वारा तने में तथा पत्तियों के अनेक भाग में प्रवेश करता है, जिसका कुछ भाग वह ऑक्सीजन के निर्माण में खर्च करता है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, ठीक है बाबू, आप लोगों से जो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा भरोसा रखिए, कुछ चीजें अगर छूट भी रही हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं है, 1-2 वर्ड छूट रहे होंगे, ठीक है ना, या हम लिख दे रहे हैं आपको, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो कह रहा है यहाँ लिखना होगा हमको इसकी परिभाषा, एकदम अच्छी परिभाषा, वो किताबी ज्ञान वाला नहीं, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन ग्रहण करते हैं, इसमें पौधे अपने पत्तियों से माध्यम से जल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं और वायुमंडल में छोड़ते हैं। पूरी तरीके से मोहन गोस्वामी जी आपका आंसर सही है, लेकिन ये 10th के बेस तक ठीक है, लेकिन आप पहुंच गए हैं 12th की क्लास में, तो आपका लेवल भी आंसर लिखने का अच्छा होना चाहिए, ताकि टीचर कंपेयर कर पाए 2 कॉपियों में कि किसको पूरा नंबर देना है, किसको आधा नंबर देना है, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे कि पौधे मृदा से क्या अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित करते हैं, प्लस वायुमंडल से क्या अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, हरित लवक की सहायता से, अवशोषित जल द्वारा, मतलब जो पौधा पानी सूखा है, अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन तथा वायुमंडल से ग्रहण किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन, या लिख सकते हो ग्लूकोज, क्या लिख सकते हो, भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब कौन सा दिन में कौन सा रात में, इन सब चीजों को उतना ध्यान नहीं देना है, प्रकाशिक अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया, खाली हमको अपने परिभाषा से यहाँ पे मतलब होना चाहिए, जिससे हमको आसानी से 2 नंबर मिल जाए। तो अगर पूछेगा वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसी परिभाषा से, इसी मतलब जो हमने चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट छोटा सा, इसी से हम लोग पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना, तीनों के बारे में। तो लिखेंगे कैसे, सुनो, वर्षा का वह जल जो मृदा में उपस्थित होता है उसको पौधों के मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसे केशिका जल कहते हैं। यह जल पौधे की पत्तियों में प्रवेश करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जल का कुछ भाग ऑक्सीजन निर्माण में क्या होता है, खर्च हो जाता है, और शेष जल पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा यदि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से क्लियर हुए कि भैया जी एक वाला कौन सा जल होता है, क्योंकि 3 जल का नाम मुझे याद है, क्रिस्टलीय जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल और केशिका जल, ये 4 प्रकार के जल थे, ठीक है ना। चलो हिंदी में ही तो लिखा है, सनलाइट को सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, इसको तो लिख सकते हो यार, इतना तो तुम लोग 12th में पहुंच गए, ठीक है ना। सुनो इतनी बात समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा हुआ कि पौधे किस जल को अवशोषित कर पाते हैं, तो केशिका जल को। पहला, पौधे जल को किससे अवशोषित करते हैं, तो मूल रोम से। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाँ अक्टूबर तक एंड हो जाएगा, इसीलिए तो हम परेशान है। अक्टूबर के बाद देखो 2 दिन हम लेंगे ऑब्जेक्टिव हफ्ते में और 1 दिन मैराथन, फिर 2 दिन ऑब्जेक्टिव 1 दिन मैराथन, 2 दिन ऑब्जेक्टिव 1 दिन मैराथन, ऐसे करके सबकी क्लास चलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि इतने ज्यादा मैराथन इस साल के प्लान हुए हैं कि आप लोग सोच भी नहीं कर पाएंगे, अभी तक हम लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया है, ठीक है ना। सारे टीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस साल बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लास चलेंगी, ठीक है ना, जो भी प्लान अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें और भी अपडेट करने की जरूरत है, जैसे एनसीईआरटी आएगी आप लोगों की स्पेशल, जिसमें हम लोग, साउंड आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें एनसीईआरटी स्पेशल आएगी, जिसमें एनसीईआरटी को हम लोग पैराग्राफ समझाएंगे। तो एक एनसीईआरटी स्पेशल आएगी, 2 ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज आएगी, और एक मैराथन हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी एक सब्जेक्ट के। तो 3 सब्जेक्ट के 3 मैराथन हर हफ्ते में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर आप परेशान मत रहिएगा, ठीक है ना। तीनों टीचरों की बात कर रहे हैं, बाकी क्लासेज 1-1 घंटे के लिए चलती रहेंगी। हाँ एनसीईआरटी सीरीज आएगी, ये तो हम लोग सोच के बैठे हैं इस साल, ठीक है ना। वह जल जो पौधों के मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे केशिका जल कहते हैं, उसे केशिका जल कहते हैं। उसे क्या कहते हो, केशिका जल। चलो इसमें ठीक है ना, थोड़ा सा हमारे आ गए थे पीडीएफ वाले भैया। वर्षा का वह जल जो पौधों के मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसे केशिका जल कहते हैं। अच्छा गुस्सा नहीं भैया सर, इरशाद सर है, उसे केशिका जल कहते हैं, ठीक है ना। आगे फिर क्या लिखोगे, जिसका उपयोग, ये लाइन एकदम ध्यान रखना, केशिका जल का ही पूछता है, जिसका उपयोग किसमें होता है, जल का उपयोग किसमें होता है, ऑक्सीजन निर्माण में होता है, जिसका उपयोग ऑक्सीजन निर्माण में होता है, ठीक। अगली लाइन जो जरूरी है आपको याद रखना है, उसमें लिखोगे अगला लाइन क्या, शेष जल पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा यदि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो
निकलता है तो यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन, यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इतनी बातें हमको लिखनी पड़ेंगी किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए। अब देखो इसमें आपसे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना अच्छे सही होगा। हाँ ठीक है सर, आपके साथ में लिखते हैं ना काफी गंदा हो जाता है। जितने भी अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं ठीक है ना, उनको शारीरिक रूप से पूरी तरीके से वो क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से नहीं रहते थे, रूम तो एकदम कचड़ा बना के रखते थे। तो उसको लेके परेशान ना रहो, तुमको अपनी सब्जेक्ट से याद रखने से मतलब है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कैसे लिखे, प्रैक्टिकल मैंने लिखवाया हुआ है पहले भी, हम आपको बाद में बता देंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और कराए भी हुए हैं क्योंकि वाइवा लेने में हम जाते भी थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हाँ फिर से बता देना, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। तो अगर पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहोगे, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा केशिका जल को भूमि से क्या कर सकते हैं, अवशोषित करते हैं। और इस जल का वो उपयोग कहाँ करते हैं, ऑक्सीजन के निर्माण में। तो पौधा जो जल अवशोषित करता है उस जल से क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो फिर कह रहा है कि जितना जल, अगर 1 लीटर जल सूखा होगा तो सभी जल ऑक्सीजन बनाने में खर्च नहीं करेगा, कुछ जल बच भी जाएगा। और वह जल पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा यदि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कह रहे हो, वाष्पोत्सर्जन कहते हो, ठीक है ना। ठीक, हाँ ऐसी बात नहीं है ललित कुमार जी, ठीक है ना। सर बेसिक सीरीज लाइए ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखो बेसिक तुमको 1 नंबर दिलाएगा, वो भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके लिए तुमको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, वही चीज हम सोच रहे हैं। हम नहीं, हम तीनों लोग सोच रहे हैं, आनंद सर, हम और विवेक और सौरभ सर भी, ठीक है ना, चारों लोग का कहने का मतलब। ठीक, यहां से जल क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में निकलेगा अगर, तो इस क्रिया को क्या कहोगे, वाष्पोत्सर्जन कहोगे। दूसरा दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं बिंदु स्राव। दूसरा जो पूछा हुआ है उसको क्या कह रहे हो, बिंदु स्राव। अगर किसी को इस बारे में जानकारी हो तो वो भी बता दे। गटेशन उसको इंग्लिश में कहते हो या हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं बिंदु स्राव। तो किसी को अगर बिंदु स्राव के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो वो जरूर लिखे कमेंट में। उसके बाद हम आते हैं अपने हिस्से पे समझाने के लिए, ठीक है ना। फिर आते हैं हम अपने हिस्से पे समझाने के लिए। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी जानकारी हो बिंदु स्राव के बारे में तो जरूर बताएं। मैराथन यूट्यूब पे होगा कि ऐप पर? यूट्यूब पे होगा। ठीक है, छुट्टी भी तो पड़ गई थी बीच में। दीपक सर और प्रिंस सर बिल्कुल सोचे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचे हैं, सब लोग मिल के बैठ के प्लान करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, अकेले फैसला यहाँ थोड़ी लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, निधि कुमारी जी, निभा कुमारी जी, सर सॉरी नहीं जानते हैं, सुनो। अब इसमें क्या लिखोगे, एक तो ये है रंध्र, क्या है, रंध्र। और दूसरा ये जब किनारे वाले भाग पे पहुंचेगा, सिराएं, तो सिराएं कहते हैं। तो इसमें भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं यहाँ पे किनारे वाले भाग पे। तो इनको हम लोग कहते हैं जल रंध्र। क्या कहते हैं, जल रंध्र। या इसी को लिखा है हाइडे, हाइडेथोड्स। क्या लिखा है, हाइडेथोड्स, जो कि इंग्लिश है, ठीक है ना, एक वर्ड। तो कहीं कहीं हाइडेथोड्स भी लिखा है, कहीं कहीं जल रंध्र भी लिखा है, ठीक है ना। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, हम हमसे नाराज हैं क्या सर? नहीं नीतीश कुमार जी, हम नाराज क्यों होंगे? सच बोलना अच्छी बात है, और सच बोल के अगर किसी का आप दिल दुखा दे रहे हैं तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि झूठ बोलने के बाद उससे ज्यादा दिल दुख, ठीक है ना। ठीक, तो
इसमें क्या लिखोगे, वर्षा का वह जल जो पौधे मूल रोम द्वारा अवशोषित करते हैं, उसका कुछ भाग वह ऑक्सीजन निर्माण में खर्च करते हैं, और शेष जल पौधे की पत्तियों में उपस्थित जल रंध्रों द्वारा यदि बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो उसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। जल रंध्रों द्वारा, जो जल रंध्रों द्वारा किस में निकलेगा, जल की बूंद के रूप में, जल की बूंद के रूप में, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब दिन कैसा हो, गर्म हो, और रात कैसी हो, ठंड हो। कौन सा महीना, फरवरी के बाद ये सब चीजें होती है ना। ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है, चाय पे ध्यान कम दीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे वर्षा का वह जल, वर्षा क्यों लिख दे रहे हैं यार, वर्षा का वह जल जो मूल रोम, जो मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसका कुछ भाग ऑक्सीजन निर्माण में खर्च हो जाता है, ऑक्सीजन निर्माण में खर्च हो जाता है, खर्च हो जाता है, जबकि शेष जल, जबकि शेष जल पत्तियों में उपस्थित, शेष जल पत्तियों में उपस्थित जल रंध्रों द्वारा जल की बूंद के रूप में, जल की बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो, बाहर निकलता है तो यह क्रिया बिंदु स्राव कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाती है, जो जब दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं तो संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। इतनी चीजें इसमें लिखो। सर नारियल में पानी कहाँ से आता है, वो ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन की क्रिया के द्वारा बनता है, जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिससे एक नर युग्मक क्या होता है, जो दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया में बना होता है, जुड़ता है, और जुड़ने की क्रिया को त्रिसंलयन कहते हो, जिससे बनने वाली संरचना को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, जो आवश्यकता अनुसार समय पर भ्रूणपोष में बदल जाता है। और यह भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, जिसे सेलुलर, हिलोबियल और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। कोशिकीय, केंद्रकीय और हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, जिसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की क्रिया के द्वारा अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य को इकट्ठा करके सेलुलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसे नारियल पानी कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। जलवाष्प में जो जल है, वायुमंडल में जो जलवाष्प है, उसके ठंडा होने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हो, और वो आपेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है, वो दूसरी चीज है। ठीक है ना बच्चा।
हाँ, किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीछे मुड़ के लिख रहे थे तो थोड़ा दिखा ही नहीं होगा कमेंट। चलो ठीक है ना, यहाँ आप समझ में आ गया, ये बात लिख लोगे। सर क्या सच में नारियल पानी पीने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है शर्मा जी। ठीक, प्रिंस सर का ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग पता नहीं, टाइमिंग तो पता है, एक 7 बजे भी है, शाम को 5 बजे भी, पर कौन सा क्लास कब लेते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर है। नहीं नाराज है बीटी स्टूडेंट जी आपसे, क्यों नाराजगी होगी? जब आप लोगों को पढ़ाने ही आए हैं तो आप लोगों से किस बात की नाराजगी, क्या बोलते रहते हो यार तुम लोग। देखो अगला क्या है, रस श्रावण, रस श्रावण, ठीक है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। अब वो खून वाला मत समझने लेना, क्योंकि अगर खाली ब्लीडिंग लिख दिया तो आप लोग पता चला रक्त के बहने की क्रिया के बारे में लिख के आ गए, ठीक है ना, तो वो नहीं है। आहा, क्या आयान भाई, आप भी एकदम। देखो यहाँ हो गया पौधे की पत्तियां पौधे के तने वाले भाग में, यदि कह रहा है कि पौधे भूमि से जल अवशोषित वगैरह कर रहा है, सब काम अपना कर रहा है, और उस जल का उपयोग वो पौधे का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के निर्माण भी कर रहा है। लेकिन यदि पौधे के तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से क्या किया जाए, काट दिया जाए, तने को क्या कर रहे हो, काट दिए, तने को काट दिया गया, ठीक है ना, काट दिया गया, तो इससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता है सफेद रंग का, जिसे क्या कहते हो, सैप। हिंदी में भी उसको सैप ही कहते हो, ठीक है ना, क्या कह रहे हो, सैप। तो यदि किसी पौधे के तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से काट दिया जाए तो उससे एक सफेद रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे सैप कहते हैं, और उसके बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रस श्रावण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, जैसे ताड़ के वृक्ष से ताड़ी का निकलना। स्नेहा कुमारी जी सबका कमेंट आ रहा है, आयान भी का भी आ रहा है, ठीक है ना, लालसा कुमारी जी का भी आ रहा है। एक लाइन से 18 लोगों का कमेंट चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें से 15 लड़कियां हैं। अभिषेक भारती 8 बजे उठ जाया करिए, देखो कह रहा है कि हम 8 बजे नहीं उठते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे यदि किसी, यदि किसी पौधे के, यदि किसी पौधे के तने वाले भाग को, तने वाले भाग को किसी धारदार, किसी धारदार हथियार, हथियार से काट दिया जाए तो, काट दिया जाए तो, यदि किसी पौधे के तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से काट दिया जाए तो इस भाग से, इस भाग से एक सफेद रंग का, सफेद रंग का एक तरल पदार्थ, तरल पदार्थ बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, जिसके निकलने की क्रिया को, इसके निकलने की क्रिया को रस श्रावण कहते हैं, रस श्रावण कहते हैं। जैसे करके क्या लिखोगे, जैसे
ताड़ के वृक्ष से ताड़ी का निकलना। जैसे ताड़ के वृक्ष से ताड़ी का निकलना। अच्छा, तने को मत काटिए, वातावरण नष्ट हो जाएगा। चलो इसी बात पे जो भी बच्चे का क्वेश्चन मार्क, उसका नाम नहीं लिखा है, उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लिखे हैं। बच्चा आपसे एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन बनाता है? ये आप लोगों के क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलिए जल्दी बताइए। दीपा, सरोज, अंकिता, इशिका, दीपा, सरोज, दीपा, अरे भगवान आप ही लोग हैं क्या? अभिषेक भारती, गौरव कुमार, आदर्श, ठीक है ना, पटेरसन ऐसे कुछ नाम है आपका, मोहन गोस्वामी, किरण, गौरव कुमार, आयान पीपल, खुशी, टीबी स्टूडेंट, शाहिद जमाल, क्या नाम था, रमन कुमार, रोशन शर्मा, गौरव, सुरुचि। पीपल में सर हाँ होता है, बिल्कुल होता है, हल्का फुल्का। आयान, श्रवण कुमार, तुलसी पीपल में नहीं होता, तुलसी में नहीं। गुलिस्ता परवीन, ठीक है। मुझे बस ये बताओ, हम क्वेश्चन क्या पूछे वही भूल गए, दत्त तरीके। ठीक है, मनीषा जी आपका नाम ले लिए। हैप्पी बर्थडे रोहित रॉकी जी। पीपल, यस सर, हम क्वेश्चन ही भूल गए नाम पढ़ने के चक्कर में। सहवाल, हाँ सहवाल, अच्छा ये पूछे थे, ठीक। आंसर पढ़ के समझ में आया। किसने आंसर किया था सबसे पहले? मनदीप कुमार जी ने, आई थिंक सबसे पहला आंसर किया है राखी कुमारी जी ने। पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर पूछेगा ऑक्सीजन कौन बनाता है, तो सहवाल या समुद्री काई, उसको कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है ना, ये भी सही है। बगीचा नहीं यार। और अगर पूछेगा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, चलो बताओ, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा हुआ है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? इसी चैप्टर से मिला के पूछा हुआ है। चलो बताओ, देखते हैं पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? कोई आंसर दे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सारा टॉपिक कवर हो जाएगा सुजीत कुमार जी, बस थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल गया, 1 महीने में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। अमेजोन नहीं, अमेजन है। अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये भी आप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पृथ्वी का कुल 20% ऑक्सीजन वही अकेले बनाता है। अच्छा, 8 बजे उठने की बात हो रही थी, गलत पढ़ ली है हम, सॉरी, ठीक है ना। चलिए, अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आप ये बताओ, पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं? ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकता है, बताओ जरा, पृथ्वी का किडनी किसे कहते हो? चलो, कमेंट आ रहा है माधवी जी, कुमकुम जी आपका भी, यंशिका जी, ठीक है ना, आयशा जी, बम यादव जी, ठीक। पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं? एक आंसर लिख रहा है बच्चा रोशन शर्मा पटना को। हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरे फिगर सब तीनों में थोड़ी बनाओगे बैठ के, किसी एक जगह बना देना, वही समझा देना, एक ही पौधे में जल रंध्रों द्वारा जल की हानि समझा देना, और रंध्रों द्वारा भी, और तने वाले भाग को एक ही फिगर में 3 जगह बता देना। पाना मुश्किल है। पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं? पता नहीं सर, पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं? ठीक है, मुकेश जी या मुस्कान जी, आई थिंक आपका नाम था। वेटलैंड, रितिका कुमारी का आंसर आया, सबसे पहला आंसर। अगर आपने गूगल नहीं किया है तो आप बाकी चीज़ों पे जानकारी रखती हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए। वेटलैंड या आर्द्र भूमि, यो करके कोई बच्चा है, उसका भी आंसर आया, ठीक है ना। आर्द्र भूमि को भी हम, या दलदल वाली भूमि को हम लोग पृथ्वी का किडनी कहते हैं। चलो, उम्मीद नहीं थी पर आप लोगों ने आंसर दिया, चाहे जैसे दिया, ठीक है ना, अच्छी बात है ये, ठीक। कमेंट सबका आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जी आपका नाम नहीं है तो हम नाम क्या लिखें, इसीलिए क्वेश्चन मार्क ही कह देते हैं, ठीक है ना। सूर्य देवता नहीं है बाबू। चलो, वेटलैंड या आर्द्र भूमि को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है।
पृथ्वी का फेफड़ा कहते हो अमेजन के जंगल को, क्योंकि वो सबसे अधिक ऑक्सीजन लगभग बनाता है 20%। और पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर ऑक्सीजन बनाता है तो वो है क्या? एल्गी या शैवाल। तो अगर पेड़ पौधों को काट भी दो पूरी दुनिया से तो फिर भी जिंदा रह सकते हो, पर उसके लिए हमें समुद्र में काई बनने देना पड़ेगा, ठीक है ना। पर इसका ये मतलब नहीं कि पेड़ों को काटना चालू कर दो, ठीक, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे आसपास के क्षेत्र पे। पर्यावरण का प्रदूषक सूचक किस पौधे को कहा जाता है, जरा बताओ तो। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो आपको ये बताता है कि हमारे आसपास के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और भूमि में भी ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है। हमारे उधर जहाँ पे खेती होती है उस पौधे को खेत के मेड़ पर, मेड़ तो आप लोग समझते होंगे, लगाया जाता है चारों कोनों पर, जिससे ये पता चलता है कि यदि उस पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो खेत के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है या मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। तो यही क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि किस पौधे को पर्यावरण का प्रदूषक सूचक कहा जाता है। लाइकेन, अभिनंदन कुमार जी ने सबसे पहला आंसर किया है, ठीक है ना, लाइकेन उसे कहा जाता है। और एक पौधा है क्रोटोन, ठीक है ना, गूगल कर लेना आप लोग अच्छे से, क्रोटोन भी होता है, ठीक है ना, मेढ़ कहा जाता है, हमारे वहाँ भी मेढ़ ही कहते हैं, मुझे बोलने नहीं आया क्योंकि हम खेत में कम जाते हैं, ठीक है ना। शीशम नहीं है बाबू, या तो लाइकेन पर्यावरण का प्रदूषक सूचक होता है या हम अपने घरों के आसपास लगाते हैं उसे क्रोटोन कहते हैं। उसकी पत्तियां जब पीली होने लगती हैं तो हमारे घरों के आसपास या घरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलो हाँ, क्रोटोन, ऋषभ राज जी ने आंसर किया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक बार इसको रिवाइज किया जाए तीनों को। वाष्पोत्सर्जन किसे कहोगे? पौधा भूमि से मूल रूम द्वारा केशिका जल को अवशोषित करता है और उस जल का कुछ भाग कहाँ खर्च करता है? ऑक्सीजन के निर्माण में। और शेष जल यदि पौधे की पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर वही कहानी, पौधा मिट्टी से केशिका जल को अवशोषित करता है जिसका कुछ भाग वो ऑक्सीजन के निर्माण में खर्च करता है और शेष जल पौधे की पत्तियों में उपस्थित जलरंध्रों द्वारा या हाइड्रोथोट्स द्वारा जल की बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो उस क्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। और यह क्रिया जब दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं तब जाके क्या होती है, संपन्न होती है। और तीसरा लिखे हो रस श्रावण, तो कह रहा है यदि पौधे के तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से काट दिया जाए तो उस भाग से एक चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता है जिसके बाहर निकलने की क्रिया को रस श्रावण कहते हैं और उस चिपचिपे तरल पदार्थ को हम लोग सैप कहते हैं। जैसे ताड़ के वृक्ष से ताड़ी का निकलना। श्री कृष्ण कुमार केसरी जी आपका स्वागत है, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं, ये जल अगर भूमि में हो ही ना तब क्या होगा? तो इसके लिए एक क्रिया होती है जो कि क्वेश्चन कॉमन है, हर बार पूछ लेता है। वो क्रिया है विल्टिंग। किसी को विल्टिंग अगर पता हो तो मुझे समझाए। इसकी हिंदी होती है म्लानी, या इसकी एक हिंदी और है, अगर हम उस हिंदी को लिखेंगे आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे कि क्या बात होने वाली है। नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अगर पूछे किसी को विल्टिंग या म्लान के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो एक लाइन लिखे, मैं समझ लूंगा उससे, ठीक है ना। चलो आंकड़ा आप लोग काफी अच्छा आज पार किए हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, जल्दी कीजिए। ठीक, जल्दी कीजिए एक बार। अरे नहीं प्रीति यादव जी, ऐसा नहीं है। वो लोग एकदम क्या कहते हैं उसको, कमेंट में एकदम किचकिच कर देते हैं, बार बार कट कॉपी पेस्ट कर, बार बार कट कॉपी पेस्ट, तो ज्यादा नाम वही दिख जाता है, ठीक है ना। आदित्य सिंह जी, 15 तरीके हो धरती से उसका पिंड, पता नहीं क्या लिखा किस बच्चे ने। सर कितने प्यारे बच्चे हैं, अभी जब मिलेंगे तो बड़े खतरनाक होंगे सब, इतना तो है। विल्टिंग मतलब देखो अभी नहीं पता चला, विल्टिंग की हिंदी होती है म्लानी। अभी मैं इसकी दूसरी हिंदी लिख दूं तो आप लोग बता देंगे आसानी से इस क्वेश्चन को। और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि विल्टिंग या म्लानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक, सबसे ज्यादा कैल्शियम किस चीज में पाया जाता है सर जी? खाने वाले चीजों में अगर पूछो किसमें तो बताएं। विल्टिंग पौधों में एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौधों की पत्तियां और तने मुरझा जाते हैं और पौधों कमजोर दिखाई देते हैं। देखो मोहन गोस्वामी ने आंसर दिया। अब इसको मुरझाना भी कहते हो, क्या कहते हो? मुरझाना। अब मुरझाना अगर हम लिखे होते तो आसानी से तुम इसको समझ गए होते। अब सोच लो, शब्दों का खेल है।
और यही चीज़ जब हम अलग से मिसलेनियस में पढ़ा रहे हैं तो कुछ लोगों को बुरी लग जा रही है कि सर आप बाहर का पढ़ाते हैं, सर किताब में है ही नहीं। तो जब छूट जाएगा तो फिर किताब और बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आराम से पढ़ा करो, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपना नाम खराब करने नहीं आए हैं, कुछ बेहतर करने ही आए हैं जीवन में, ठीक है ना। ठीक, इसके बारे में लिखा जाए थोड़ा सा, लिखोगे यदि यदि भूमि में यदि भूमि में जल की मात्रा समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए तो यदि भूमि में जल की मात्रा, सर लेकिन ये सब टॉपिक तो दिया नहीं है बुक में, क्या पढ़ा रहा। अगर मिल गया ना मुकेश तिवारी जी, यदि भूमि में जल की मात्रा समाप्त हो जाए तो पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र वाला चैप्टर जब उठाना इसके बाद वाला, ठीक है ना, तो उसको ले लेना, पढ़ डालना। उस चैप्टर का कुछ चीज इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको अभी पढ़ लो ताकि आगे चल के काम चलेगा, मिसलेनियस में बता देगा। कोई 1 घंटा नहीं हुआ है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ, कहाँ 1 घंटा हुआ है, अभी समय है, ठीक है ना। लिखे हो यदि भूमि में जल की मात्रा समाप्त हो जाए तो पौधे जल अवशोषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। जल अवशोषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार से होती है। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहले को हम लोग कहते हैं क्या, यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। हाँ, पीपल का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये बात पूरी तरीके से सही है, ठीक है ना, ठीक है ना। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक को कहते हो अस्थाई म्लान और एक को कहते हो अस्थाई म्लान। अस्थाई म्लान, ठीक है ना। एक को कहोगे अस्थाई म्लान, एक को अस्थाई। इसको कहते हो परमानेंट विल्टिंग और दूसरे को कहते हो टेम्परोरी विल्टिंग, ठीक है ना। एक को कह रहा हूँ अस्थाई और दूसरे को अस्थाई। अगर दोनों के बारे में हम लोगों को लिखना हो तो यही हम ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और लिखने की कोशिश कर देना, ठीक है ना। ठीक, चलो थोड़ा सा ऊपर हो जाओ भाई। तो इसमें लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अस्थाई। इसमें लिखोगे जब दिन गर्म हो और रातें ठंडी, तो दिन के समय में जल की कमी होने के कारण पौधा मुरझाए रहे और रात ठंडा होने के कारण पौधा पुनः अपने सामान्य अवस्था में आ जाए, ठीक है ना। तो इस क्रिया को कहते हो अस्थाई म्लान। मतलब इसमें क्या होगा, दिन के समय में पौधा क्या होगा, मुरझाया रहेगा। दिन के समय में पौधा, अच्छा अस्थाई वाला है ये, अच्छा इसको नहीं, अस्थाई में लिखना है। दिन के समय में क्या होगा, जो पौधा है मुरझाया है, और उसका रीजन क्या दे रहा हो, मुरझाया है, उसका रीजन दे रहा हो तापमान में वृद्धि। पर रात्रि के समय जब पौधा क्या हो,
तापमान कम हो तो पौधा अपने सामान्य अवस्था में आए, पौधा सामान्य अवस्था में आए, सामान्य अवस्था में है। उसका रीजन क्या दे रहा हूं? तापमान में कमी। तो जब दिन के समय में अधिक तापमान होने के कारण पौधा मुरझाया हो और रात्रि के समय पौधा तापमान कम होने के कारण अपने पुरानी अवस्था में आ जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हो? अस्थायी म्लानी। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पौधा जो है वो हमेशा के लिए मुरझा जाए, मुरझाया हो क्योंकि भूमि में जल की मात्रा समाप्त हो गई है, क्योंकि भूमि में जल की मात्रा समाप्त हो गई। भूमि में जल की मात्रा क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करोगे? भूमि की सिंचाई। फिर क्या लिखोगे? जिसकी कमी को पूरा करने के लिए भूमि की सिंचाई की जाती है, भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इसी को कहते हो अस्थाई और अस्थाई। और एक बच्चा अगर सर हम लोग ना ऐसा कुछ नहीं करते हैं, एनसीएफ तुम लोग नहीं पढ़े होगे ये सब चीज़ें, जब मैं टीचर ट्रेनिंग में था उस टाइम सिखाया जाता था। पहले जो शिक्षा होती थी TCE, इसीलिए तुम लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता होगा, ठीक है ना। और एक होता है CCE, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी को, ठीक है ना, पर आई थिंक वो लोग NCF नहीं पढ़े हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना, वो इस हिसाब से चलते हैं। जबकि करंट टाइम जो कहता है कि वर्तमान समय, ठीक है ना, वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में हमें इस हिसाब से चलना है, ठीक है ना, इस हिसाब से चलना है। CCE कोई मुझे ये अगर समझा दे तो मैं मान जाऊं कि हाँ वो थोड़ी बहुत अवेयर रहता है पढ़ाई को लेके, ठीक है ना। ठीक है, टाइम हो गया है, अभी समय है, क्या टाइम हो गया, काव काव करना स्टार्ट कर दिया बच्चा। ठीक, वो 2 वर्ड अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो मुझे जरा समझा दो, जो कि आप ही लोगों के लिए। और ये चेंज हुआ है 2020 में, ये बदला कब है? 2020 में नहीं, 2005 में भी बदल गया था, चलो 2005 में भी बदल गया था, 2020 में भी बदला है। पर CC और CC का मतलब है अभिषेक भैया, इसको कहते हो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। एक बार और सुनो, इसको कहते हो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, और इसको कहते हो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, और इसको छात्र, ठीक है ना, जिसको कहो, या चाइल्ड या बच्चे के हिसाब से केंद्रित, ठीक है ना, शिक्षा। इसमें क्या होता है कि एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर है, आवश्यकता अनुसार उसको जो आता है वही पढ़ा दिया, बच्चे वही चीज सीख गए, ठीक है ना, उसको टीचर के हिसाब से पढ़ना है। और उसको गवर्नमेंट ने बदल के कर दिया CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब आप बच्चे को वो पढ़ाइए जो उसके दैनिक दिनचर्या में काम आए, ठीक है ना, उसके रोजमर्रा के जीवन में काम आए। तो वर्तमान समय में टीचर यही करता है, हम ज्यादातर यही देख रहे हैं कि भैया हमको इतना आता है, हम वही पढ़ेंगे और वही पढ़ा देंगे आपको, ठीक। दूसरी चीज, इस चीज पे वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही जो कहेंगे वही पूरी दुनिया मान लेगी। पर वो चीज पूरी तरीके से गलत है। हमें पढ़ाना है इसके हिसाब से वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान समय में जो डिमांड है, जैसे इसकी डिमांड हो गई कि ये बाहर से क्वेश्चन पूछता है,
तो आप उसको एनालिसिस कीजिए, 2-4 पेपर लीजिए, 10-12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, एमसीक्यू निकालिए और पेपर को एनालिसिस कीजिए, फिर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मेरे हवा में लेके नहीं आ गए हैं कि कहीं से उठा लिए पढ़ा दिए। ये पेपर एनालिसिस करने के बाद नतीजा निकला है कि ये छोटे छोटे 1-2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएं, ठीक है ना। ठीक नहीं, मेरी टीचर ट्रेनिंग 2 साल की थी, ठीक है ना, 12 मंथ की नहीं थी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। मुरझाना और म्लान, आज के सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर हैं तो जरा एक बार यस लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, आज का सारा टॉपिक क्लियर है। अरे नहीं यार, किसी की बुराई नहीं करते, सारे टीचर एक जैसे नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन मेरा पहला मैराथन आएगा, ठीक है ना, उस दिन पूरे बिहार के टीचरों की बुद्धि खनकेगी कि बायोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं, वो सीखना चाहिए। सब उसी के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके में बदलेंगे, देख लेना तुम लोग। जो भी मेरा मैराथन आएगा, सारे टीचर की बात कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पर सारे टीचर उसके बाद अपना पढ़ाने का तरीका और बढ़ा लेंगे, उनको वो चीज़ें आती हैं जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, पर वो उतना पढ़ाना नहीं चाहते। सही बात तो यही है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। मेरा यूट्यूब पे मैराथन आने के बाद सारे टीचर का ओपिनियन बदलेगा, ठीक है ना, इस बात का तो एकदम ध्यान रखना, मैं ये जो कह रहा हूँ। धरती का पिंड टकराएगा 15 तारीख को, देख लो, ये न्यूज में आ गया एक भगवान बन के। ठीक, चलो जल्दी करो। और जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि संडे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की। हर एक बच्चा स्टेटस पे डाले, शेयर करे कॉलेज के अपने अपने ग्रुप में, जहाँ जहाँ पढ़ता है बच्चों को बताए, ये सारी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। क्वेश्चन की चिंता ना करो, वो हम आपका बढ़िया से कर देंगे। वो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आगे चल के भी आपको बहुत काम करेगा, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में इतनी अच्छी पढ़ाई करवा देंगे आपको बायो हम। ठीक है, दिमाग में चैप्टर छप जाता है, कॉपी में भी छाप के आना। ठीक, क्रिस्टल क्लियर, यस सर। ठीक, बिहार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में बदलेगा। ठीक, समझ में आ गया। एक बार समझी मतलब, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। देखो, 2 शब्द है, एक होता है भरोसा, एक होता है विश्वास। तो जहाँ विश्वास होता है वहाँ घात जरूर जुटता है, विश्वासघात हो जाती है। पर जहाँ भरोसा होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें आसानी से की जाती हैं, क्योंकि भरोसा 2 लोगों के बीच में, और विश्वास किसी एक पे किया जाता है। या तो मैं आप पे करूँ या आप मेरे पे करिए, तो वो अलग चीज़ हो गई। भरोसा रखो दोनों लोगों के लिए, आप मुझ पे मैं आप पे, ठीक है ना। ऑल क्लियर, बिल्टिंग क्लियर है तीनों टाप में, बिंदुस्राव, रस श्रावण और वाष्पोत्सर्जन क्रियल है, ठीक है ना। ठीक, चलो, अभी कितना टाइम बचा हुआ है, 1 घंटे की क्लास हुई कि नहीं। चलो ठीक है, बाकी छोड़ दे रहे हैं। यहाँ आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे पोषण वाला। हालांकि इस समय 2 मिनट अगर तुम लोग मुझे दो, नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा, ये समझाना जरूरी है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में डिवाइड करते हो, स्वपोषी, परपोषी। फिर स्वपोषी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। परपोषी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी। फिर परजीवी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है ना। टोटल पैरासाइट मतलब पूर्ण परजीवी, फिर आंशिक परजीवी, फिर पूर्ण परजीवी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है ना। ऐसे करके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 बजे से मैराथन स्टार्ट होगा ना, ठीक है, क्योंकि संडे को 2 मैराथन आएगी, तो आप लोग डाटा बचा के रखिएगा, केमिस्ट्री और बायो दोनों आ सकता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इस संडे को मैं मैराथन लूंगा। ठीक, बायोलॉजी में 90 प्लस नहीं, आंकड़ा थोड़ा छोटा चल रहा हूँ, 97 और 98 का आंकड़ा हम रख रहे हैं इस साल, क्योंकि पिछले साल ये काफ़ी बच्चों का जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे था। इस साल इसका आंकड़ा इसलिए सोच रहे हैं कि जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल चलेगा, हो सकता है एग्जामिनर आपको 27 दे दे, हो सकता है एग्जामिनर आपको 28 दे दे,
हो सकता है एग्जामिनर आपको 29 दे दे। तो इस पे तो मेरा नियंत्रण नहीं है, पर जो 70 नंबर का पेपर है उसमें मेरा नियंत्रण है, और मैं चाह रहा हूँ 70 में आप 69-70 ले ही आए। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखा कि जो टॉपर था फर्स्ट रैंक 94-95% के आसपास आ रहा है। ठीक है ना। और जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमन है, 98-97% पे टॉपर आता है ओवरऑल सब्जेक्ट। तो ये आंकड़ा मुझे बढ़ा के यहाँ ले जाना है अपने सब्जेक्ट। ठीक, चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है ना। फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे हम लोग। मिसलेनियस में कुछ चीज़ें और समझानी है मुझे, पर कल पूरा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, डीएलए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए के बनने में सहायता प्रदान करता है। चलो क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर लिख रहे हो तुम लोग तो। बिल्कुल सपना नहीं है, वो हकीकत है, वो पूरा होगा। ठीक है सर, रेडिकल किसे क्या लिख रही थी या निकल गया। बिल्डिंग की परिभाषा पूरा लिख दी देखे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। फुल फॉर्म की एक सीरीज आ जाएगी नितेश जी, हम उसको लिख रहे हैं पूरे किताब से बैठ के फुल फॉर्म, और सारा फुल फॉर्म एक ही पेज में 2-3 पेज में स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखो अपना।